अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग पे कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और किस तरीके से ये बिजनेस मॉडल काम करता है। ड्रॉप शिपिंग सादा अल्फाज में आप एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपके पास नहीं है किसी दूसरे से खरीद कर तीसरे बंदे को बेच देते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। आपने एक अकाउंट बनाया अमेज़न का, उस अकाउंट पे आपने लिस्टिंग कर दी, 500 प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दी, ग्लास भी कर दिए, कप भी कर दिए, स्पोर्ट्स का सामान भी कर दिया, बेडशीट्स भी कर दी, टॉवल्स भी कर दिए, कर्टन्स भी कर दिए, सब कुछ लिस्ट कर दिया, लेकिन आपके पास है कुछ भी नहीं। आप क्या करते हैं कि जब आपका ऑर्डर आता है, आप बायर को तो नहीं पता ना कि आपके घर में सामान पड़ा है या नहीं पड़ा, वो तो यही ट्रस्ट कर रहा है ना कि आपने अगर लगाया तो आपके पास पड़ा होगा। अब आपके पास ऑर्डर आया, आपने फौरन जाके किसी और वेबसाइट से वो सामान खरीदा और को बायर का एड्रेस दे दिया और डायरेक्टली वो सामान उस बायर के घर पे डिलीवर करवा दिया। इस पे आप लोग पहले वर्किंग क्या करते हैं? लोग वर्किंग ये करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे सस्ती है, कहाँ पे महंगी। सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, ईबे है, अमेज़न है। अब आप अमेरिका में बैठे हैं, यानी मैं वर्चुअली बात कर रहा हूँ, आप अमेरिका में चारों साइट्स पे जाते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा ये वाला जो कर्टन है ना, ये अमेज़न पे $25 के, लेकिन ईबे पे लोग $18 का बेच। चलें जी, प्रोडक्ट मिल गई मुझे ड्रॉप शिपिंग के लिए। आपने वो लिस्ट कर दी, जैसे ही आपका ऑर्डर आया, आपने ईबे से जाके $18 का वो खरीदा और अपना एड्रेस देने की बजाय उस बायर का एड्रेस दे दिया जिसने आपसे अमेज़न से खरीदा। उस बायर को वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गए। तो ये है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अमेज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेज़न भी आपको इस तरह से ओपनली ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं कर, उसके कुछ असूल हैं, कुछ तरीके हैं, उनको फॉलो करके अगर आप करें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ये वैसे लोग कर रहे हैं, मतलब मेरा काम है यहाँ पे आपको हर मॉडल बताना। आपके पास नॉलेज पूरा होना चाहिए, आप कोई काम करें या ना। आपने कोई भी वीडियो पूरे कोर्स में स्किप नहीं करनी। आपने कोई वीडियो का टाइटल देखा, आप कहते हैं जी ये टाइटल अच्छा, ये तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मुझे जरूरत नहीं है या मुझे पता है, फिर भी आप स्किप कुछ नहीं करना। आपके पास नॉलेज कंप्लीट होना है। आप अपने क्लाइंट से बात करें, हो सकता है क्लाइंट आपके बीच में ड्रॉप शिपिंग पे बात कर ले आपके साथ, आप ना करें ड्रॉप शिपिंग। आप समझते हैं ठीक नहीं, आप ना करें ड्रॉप शिपिंग। आपके पास नॉलेज तो पूरा होना चाहिए। क्लाइंट आपका इंप्रेस होता है इससे कि मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ इसकी ग्रिप है अपने बिजनेस के ऊपर, इसके अपने काम के ऊपर ग्रिप है। तो काम के ऊपर ग्रिप कैसे आएगी? नॉलेज होगा तो ग्रिप आएगी। अच्छा, कुछ ऐसी भी ड्रॉप शिपिंग होती है सेम ही वेबसाइट, अमेज़न टू अमेज़न भी ड्रॉप शिपिंग होती है। लोग देखते हैं जी कर्टन एक बंदा $25 का बेच रहा है अमेज़न पे और एक बंदा अमेज़न 26 का भी बेच रहा है, 27 का भी बेच रहा है, आप 30 का लगा के बैठ जाते हैं। जब आपका ऑर्डर आता है, आप 25 वाले से जाके खरीदते हैं और खरीद के अपने बायर को डिलीवर करवा देते हैं। अपना एड्रेस नहीं देते, अपने बायर का एड्रेस दे देते हैं, वहां पे वो ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। अब ये भी ड्रॉप शिपिंग है। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी अगर काम करते हैं तो तब भी ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। ये नहीं आपने लिस्टिंग कर दी और आपने वहां पे बता दिया कि जी ऑर्डर आप 15 दिन के बाद मिलेगा। आपने कोई ऐसी आइटम्स की जो हैवी आइटम्स है, जिस पे देर लगती है, डिलीवरी पे टाइम लगता है, कोई ऐसी है जो प्रिंट ऑन डिमांड है, कोई भी ऐसा काम है जिसके बनने पे टाइम लगता है। अब आपने वो लिस्ट कर दिया अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में प्रोडक्ट है ही नहीं, वो आपने लिस्ट कर दिया, लेकिन आपने मेंशन कर दिया कि आपको 15 दिन में या 20 दिन में इसकी डिलीवरी में। अब जब आपके पास ऑर्डर आया तो आपने अलीबाबा के थ्रू जाके चाइना से खरीदा और चाइना से खरीद के अमेरिका अपने बायर को डिलीवर करवा दिया। ये भी ड्रॉप। तो अगर प्रोडक्ट आपके पास पहले से है और आपने खरीद के रखी हुई है और आपका अपना ब्रांड है तो वो प्राइवेट लेबल है। अगर आप किसी और की प्रोडक्ट लेके बेच रहे हैं लेकिन पहले उससे खरीद रहे हैं तो ये होलसेल है। अगर आप खरीद भी नहीं रहे, आप बस बैठे हैं कि जी ड्रॉप शिपिंग, मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं खरीदूंगा, जब आप ये काम कर रहे हैं तो इसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि हम ड्रॉप शिपिंग पे डिटेल में बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और ये किस सूरत में लीगल हो जाती है, किस सूरत में इलीगल हो। अमेज़न अलाउ नहीं करता। आप पहले हम बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। सीधा सीधा बेनिफिट ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आपका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। आप 1000 प्रोडक्ट भी लगा के बैठ गए, आपने कौन सा खरीदी है? जब खरीदी नहीं है तो नुकसान क्या है? बिकेगी तो खरीदेंगे, दे देंगे, आगे अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। बेनिफिट तो ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट यानी लो इन्वेस्टमेंट इस तरह से है कि जब आपका जैसे ही बिका तो आपने खरीदा, तो खरीदने पे आपके पैसे लगे, आपका क्रेडिट कार्ड यूज हुआ, क्योंकि जो बायर ने आपसे खरीदा वो पेमेंट आपके अकाउंट में तो आ गई अमेज़न अकाउंट, लेकिन आप उसे विड्रॉ नहीं करवा सकते। वो एवरी 14 डेज अमेज़न आप पेमेंट करता है, तो तब तक आपको अपने पैसों से खरीदना पड़ता है। कुछ अरसे बाद जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है अमेज़न के साथ, फिर अमेज़न आपको सेकंड थर्ड डे भी पेमेंट अलाउ कर देता है विड्रॉ करना, उसमें ऑप्शन आती है। अच्छा, अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि चलें जी प्रोडक्ट बिकेगी तो मेरे पैसे लगेंगे, अदरवाइज मेरा कोई नुकसान। अमेज़न कहता है कि जी अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है मेरे पास तो वो आपके पास होनी चाहिए। आपने पहले वो प्रोडक्ट बाय करनी है, बाय करके फिर वो सेल करनी, ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। आप लोग जब कोई चीज खरीदने जाते हैं ना तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है ऑनलाइन जब खरीदते हैं, बाय नाउ का आपके पास बॉक्स आ रहा है। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ड्रॉप शिपिंग करें और बाय नाउ के बटन की जगह ऑर्डर नाउ का बटन लगा दें, जब आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपने सेलेक्ट करना है ना कि बटन क्या होगा, ऑर्डर नाउ कर देंगे तो फिर ठीक हो जाए। अच्छा, अब बाय नाउ की जगह जब ऑर्डर नाउ का बटन आ गया तो ऑर्डर नाउ का मतलब ये है कि वो बंदा आपको ऑर्डर दे रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, आप
आप मुझे अरेंज करके दें। वो आपसे खरीद नहीं रहा, वो आपको ऑर्डर कर रहे हैं। बाय नाउ का मतलब है कि आपके पास पड़ी है, वो आप खरीद रहे हैं। ऑर्डर नाउ में उसको पता है कुछ चीजें होती भी ऑर्डर नाउ में। फॉर एग्जाम्पल आप शर्ट के ऊपर अपना नाम लिखवाना चाहते तो ये बाय नाउ में तो नहीं आएगी ना, ये तो ऑर्डर नाउ में आएगी। ये बाय नाउ में तो नहीं आएगी, ये ऑर्डर नाउ में आएगी कि आप ऑर्डर नाउ करेंगे, फिर उसे अपना नाम बताएंगे, वो आप शर्ट पे, वो अपनी शर्ट पे प्रिंट करके आपको वो भिजवा देगा। तो इसी तरह जब वो आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो उसको पता है कि ये बंदा अरेंज करके देगा। दूसरी चीज आ जाती है कि आप जिस बंदे से सामान खरीद रहे हैं उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन। फॉर एग्जाम्पल आप हाफिज अहमद का सामान बेच रहे हैं, लेकिन आपने हाफिज अहमद से परमिशन नहीं ली। हाफिज अहमद को पता ही नहीं है, क्योंकि हाफिज अहमद खुद भी बेच रहा है अमेज़न पे। जब आपने हाफिज अहमद से प्राइस ऊपर सेट की हुई है, आप इसे खरीद के आगे भेज देते हैं, ये तो इलीगल। लेकिन आप हाफिज अहमद से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जी मैं आपकी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, जब बिकेगी तो मैं आपसे खरीदूंगा, आप मुझे इतने में दे दीजिएगा, इतना मेरा ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये बात ठीक है कि अब ये बंदा बीच में कमीशन एजेंट है या अपनी परसेंटेज चार्ज कर रहा है। अच्छा, कानून एक ये भी है कि चीज जब बेची है उसमें कोई मसला है, कोई फॉल्ट है, तो आप उसको रिफंड करें या एक्सचेंज करके दें। अब वो चीज आपने आगे किसी और खरीदी हुई थी, आप कहते हैं जी मैं कहाँ से रिफंड करूँ या मैं कहाँ से एक्सचेंज करूँ। इसलिए अगर आपने से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि अगर चीज में कोई फॉल्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो मैं आपको ये वापस भेजूं, आपने इसको रिप्लेस करके देना है या आपने इसको रिफंड करना। जब आपने उसको रिप्लेस या रिफंड की ऑप्शन दे दी है तो फिर ये काम ठीक होगा, क्योंकि फिर जिम्मेदारी है एंड सेलर, जो ओरिजिनल सेलर है, ये अब उसकी जिम्मेदारी हो गई है। जब उसकी जिम्मेदारी हो गई तो ये काम ठीक हो गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को कमीशन एजेंट साबित करें। आप सिंपली किसी को चीज बेच रहे हैं, आप खामोशी से बीच में कमीशन एजेंट हैं, बिल्कुल जायजा, आप मेहनत कर रहे हैं, आप चीज खरीद के आगे बेच रहे हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो इन सूरतों में अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी भी हो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना है ओरिजिनल सेलर से कि जी जैसे ही कोई मसला आएगा आप इसको रिफंड करेंगे, आपको रिटर्न में। जब आप इन चीजों का ख्याल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अगर इन चीजों का ख्याल नहीं करेंगे तो अमेज़न की नजर लीगल हो जाएगी। जब आप अमेज़न को एक लेटर दिखा देते हैं, देखिए मेरे पास ये ऑथेंटिकेशन का लेटर है कि मैं इनकी प्रोडक्ट आगे रीसेल कर सकता हूँ, इसको हम से तक होलसेल मॉडल भी कंसीडर कर लेते हैं ना, कि आपने होलसेल मॉडल किया और आपने परमिशन ले लिया। परमिशन ले लिया, अमेज़न कहता है ठीक है, आपके पास परमिशन लेटर है कि आप इनकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ठीक है, अब मैं आपको अलाउ कर दूं। तो जब इन चीजों का ख्याल करेंगे तो ये काम ठीक हो जाएगा। आप लोग ड्रॉप शिपिंग करें या ना करें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर जो भी हो, लेकिन आपके पास नॉलेज इसका कंप्लीट होना चाहिए। हम लोग अभी की कुछ लिस्टिंग में क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर ईबे भी आता है, वॉलमार्ट भी, सैम्स क्लब भी। तो हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि ईबे पे लिस्टिंग किस तरीके से होती है। अमेज़न पे तो हमने सीख ली थी, अब ईबे पे इसका क्या तरीका कार होता है। एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त अभी ईबे का कोई इतना नहीं है जमाना, आप कह लें ईबे को बहुत बड़ी मार्केट नहीं रही। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब बिल्कुल ना हो, या हो सकता है जब आप ये देख रहे हो तो उस वक्त ईबे का बूम हो। तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक नया प्लेटफॉर्म है जिसका आपको पता जरूर होना चाहिए। वहाँ स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लिस्ट कर सकते। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सिंपली हम सैम्स क्लब पे गए, हमने यहाँ से एक प्रोडक्ट उठा ली। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने कहा जी चलिए इसी को देख लेते हैं। और ये ड्रॉप शिपिंग की हम बात करें ना, तो हमें ये एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई। अच्छा, हमने अब यही प्रोडक्ट यहाँ पे खोल लिया, और ईबे पर मैंने खोल लिया पहले, लेकिन मैं आपके सामने इसको दोबारा खोल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे किया, एंटर किया, अब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ रही है यहाँ पे। अच्छा, मैं अब क्या करूंगा कि यहाँ से प्रोडक्ट मैंने देख ली कि मुझे पता चल गया कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, अब मैंने इसको ईबे पे लिस्ट करना है। ड्रॉप शिपिंग है ना, किसी भी एक प्लेटफॉर्म से मिल गई, दूसरे प्लेटफॉर्म पे अब मैंने इसको लगाना है। तो ईबे पे भी हमें नजर आ गई प्रोडक्ट, ईबे पे मिल गई हमें। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है सेल इट योरसेल्फ, इट्स लाइक मी टू, जो कि हम प्रॉपर तरीके से सीख चुके हैं लिस्ट क्रिएशन में भी। फिर उसके बाद जब हमने ड्रॉप शिपिंग होलसेल की बात की थी अमेज़न में, तब भी मैंने आपको मी टू करके दिखाया था। तो बड़ा आसान सा प्रोसेस है। अच्छा, अब देखें इसमें डिफरेंट क्या है। अगर आप लोगों के माइंड में हो, जब हमने अमेज़न की लिस्टिंग एडिशन की थी तो उसके जो 7-8 पिक्चर्स की ऑप्शन आ रही थी वो किसी और जगह पे थी, इसकी थोड़ी राइट साइड पे, वो दरमियान में। इतना सा डिफरेंस है। हो सकता है जब आप लिस्टिंग क्रिएट करें तो ये किसी और साइड पे हो। तो यहाँ पे आपने पिक्चर्स लगानी है, वहीं से आप उठा के लगा देंगे जो हमने लिस्ट खोली। ये जो हमारे पास लिस्ट आ रही थी ऊपर अवेलेबल, जिसको हमने सेल इट योरसेल्फ करके यहाँ पे आए, बैक पे जो पेज था, वहां से जो भी रेलेवेंट पिक्चर्स हैं वो आप यहाँ पे उठा के लगा देंगे। मेन फोटो और बाकी फोटो, फ्रंट बैक वाली, राइट साइड लेफ्ट साइड। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें राइट लेफ्ट साइड नहीं होती। अब जिस तरह शूज वगैरह उसमें तो होती है राइट के पिक्चर, लेफ्ट की, फ्रंट कैसे है, बैक कैसे है। अब एक टिश्यू पेपर है, टिश्यू का राइट बैक या फ्रंट तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो टिश्यू में जिस तरह भी, यानी जहाँ पे दो पिक्चर्स होंगी, दो जहाँ पे डिफरेंट एंगल से होंगी, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। डिस्क्रिप्शन वो कह रहा है कि ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हम सीख चुके हैं लिस्टिंग क्रिएशन में। अच्छा, एक फर्क आ जाता है ड्रॉप शिपिंग में और प्राइवेट लेबल में। प्राइवेट लेबल में हमने बात की थी कि कंटेंट राइटिंग प्रोफेशनल कंटेंट राइटर का काम। ड्रॉप शिपिंग आपने खुद ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये आउटसोर्स करवाएंगे तो आप बहुत सारे पैसे लगेंगे और ये बड़ा आसान होता है। आपने किसी को भी देखा, मी टू किया वहां से। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस वक्त ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई बेक कि वो कहे जी आपने ये किया, यहाँ से ये उठाया, आपकी लिस्टिंग बैन है। लेकिन फ्यूचर में कभी हो भी सकती है। तो आप एक लिस्टिंग के लिए
कीजिए, एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट सेलर्स के पास जाएं, 3-4 लोगों की लिस्टिंग देखें और 3-4 का मिक्सचर करके आप अपनी लिस्टिंग तैयार कर लें। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको आसानी से वहां से उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं और ड्रॉपिंग करने वाले लोग यही करते हैं। यहीं से तो आपने पैसे बचाने हैं सारे। अच्छा, ऑटो डीएस वगैरह और इस तरह के मल्टीपल टूल्स होते हैं जो ऑटो लिस्टिंग भी कर देते हैं। आपने बस उस पर सारी प्रोडक्ट्स डाल दी, उसने ऑटोमेटिकली उसको लिस्ट कर, लेकिन वहां पे आपकी एसईओ नहीं होती। जो कीवर्ड्स होते हैं बैकएंड पे वो ऑटोमेटिकली रैंक नहीं होते, कीवर्ड्स ऐड नहीं होते सही तरीके से। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आपने मैनुअली ये सारा काम करना है। अगर आपने सेल्स लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो, तो आपको मैनुअली ये काम करना पड़ेगा। ऑटो टूल्स जरूर मौजूद है, ऑटो डीएस के आप कोई भी जाके और गूगल पे देख के उस पे कर सकते हैं काम। अगर आपको लग रहा है कि ये जी बड़ा मुश्किल है, मैंने नहीं करना, आप ऑटो पे जाके काम कर लें, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड यही है कि आप मैनुअली काम करें। नीचे आके आपने इसकी प्राइस जो भी सेट करनी है, अगर आपने ऑक्शन पे लगानी है, ईबे पे ऑक्शन की ऑप्शन भी होती है ना कि जी ये प्रोडक्ट की मिनिमम बिड है $5। अब उसके ऊपर जितने, कोई बंदा कहेगा जी मैं इसके 6 देता हूँ, कोई कहेगा मैं 7 देता हूँ, तो आप एक टाइम लिमिट रख देते हैं कि जी 24 घंटे के अंदर अंदर लास्ट बिड जो बंदा करेगा उसको मिल जाएगी। या आप बाय इट नाउ पे कर देते हैं सिंपली। आप कहते हैं जी ऑक्शन नहीं, बाय नाउ। अब बाय नाउ पे आप जो भी प्राइस आपने इसकी सेट करनी है, जिस तरह अमेज़न पर सेट करते थे, वो आप सेट कर देंगे। पोस्टेज के जी इसका वेट कितना है, डायमेंशन कितनी है, पैकेज डिटेल नहीं पता, कोई मसला नहीं, आई डोंट नो द पैकेज डिटेल आप डाल सकते हैं, लेकिन आप आइडिया तो होना चाहिए पहले से कि आप जहां से ले रहे हैं वहां पे पैकेज डायमेंशन आ रही है, तो आपने सिंपली कॉपी पेस्ट करना। तो इसलिए यहाँ पे आप उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। आइटम लोकेशन जो भी आपका पोस्ट कोड वगैरह है और इसको आप लिस्ट कर देंगे, तो ये आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी हैंडलिंग टाइम, हमारे पास आ रहा है 2 बिजनेस डेज। इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे चेंज पे जाके कि जी मैं 3 डेज में करूंगा या 1 डे में। जितना कम होगा उतना अच्छा हो, उतने आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे हमने बाय बॉक्स की बात की थी अमेज़न, तो सेम यहाँ पर होगा कि अगर आपका हैंडलिंग टाइम कम होगा तो आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि जी मैं ये सारे काम अब यहाँ पे कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने जितना काम सीखा है अब ये बिल्कुल बेसिक काम है। अगर आप अभी तक ये काम भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों ने क्या सीखा। हम अब लेक्चर्स के बिल्कुल एंड की तरफ हैं और लिस्टिंग क्रिएशन सारे काम हम सीख चुके हैं, तो अब ये काम आपने खुद करना। इसलिए मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके आपको ये काम नहीं करके दिखाऊंगा, आप प्रैक्टिकली इसको खुद से करेंगे कि ये काम कैसे हो। क्योंकि जब आपने मार्केट में जाना है, तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें या जब आप मार्केट में जाएं तो इसका इंटरफेस चेंज हो चुका हो। अब आप कहेंगे वो सर ने चेंज पे क्लिक किया था, चेंज ब्लू कलर का आ रहा था, अब चेंज ऑरेंज कलर का हो गया है और चेंज की जगह लफ्ज कोई और लिखा आ गया। अब हम क्या करें, अब आप ये करेंगे कि आप काम करें, थोड़ा सा फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, जो चीजें सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आसान है, कोई ऐसा मुश्किल काम, बहुत आसान है। सिंपली आपने कोई भी प्रोडक्ट करनी है तो उसका हमने तरीका सीख लिया, हम ईबे पर गए, वहां से जाके हमने सेल इट योरसेल्फ पे क्लिक किया और जाके अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, तो अब आपकी ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल हो चुकी। चलें जी, आप लोगों ने ईबे के बारे में भी देख लिया और मैं आपको बार बार बता भी चुका कि आप प्रोसेस आ गया। अब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करनी हो, तो हम क्योंकि अमेज़न भी कर चुके, ईबे भी कर चुके, तो अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब हम ईबे की बात करते हैं तो उसमें लिस्टिंग क्या होती है, हंटिंग कैसे करते हैं और एसईओ वगैरह क्या होती है। अब ये सब चीजें वो हैं कि जो हम ऑलरेडी अमेज़न के हवाले से सीख चुके हैं, तो कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है ईबे के लिए। वही चीजें लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर, अगर आप लोगों को लिस्टिंग क्रिएट करनी आती है, जो कि हम डिटेल में सीख चुके हैं लिस्टिंग क्रिएशन अमेज़न में, तो आपको पता है कि उसमें टाइटल होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर आप पिक्चर्स लगाते हैं, इमेजेस लगाते हैं, उसमें आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं बैक एंड सर्च टर्म्स में। तो यही सारी चीजें आपने ईबे पर भी करनी होती हैं, तो अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है। और ये बात मैं आपको कई वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ कि हो सकता है जब आप ये वीडियोस देख रहे हो तो उसका इंटरफेस वगैरह चेंज हो चुका हो, इवन अमेज़न का भी चेंज हो चुका हो, अब लिस्टिंग किसी और तरीके से होती हो, मतलब तरीका तो वही होगा। हो सकता है जहाँ पे डिस्क्रिप्शन का टैब आता था वहां की बजाय थोड़ा ऊपर या नीचे आता हो, या उसका कलर चेंज हो चुका हो, या अगर वो 3rd पेज पे था तो अब वो 7th पेज पे जा चुका हो। तो अगर आपको क्रिएशन आ गई है, लिस्टिंग क्रिएशन, जो कि आई एम श्योर कि आपको आ गई होगी और आ जानी चाहिए क्योंकि आप उसको मुकम्मल तरीके से सीख चुके हैं, तो वही फॉर्मूला सेम आपने अप्लाई करने ईबे के ऊपर। अच्छा, अब बात आ गई हंटिंग की, तो हंटिंग के लिए हम डिफरेंट, जिस तरह अमेज़न पर हम कीपा यूज करते हैं, तो अब अमेज़न से हंट करके हम वही प्रोडक्ट को देखते हैं कि अगर ईबे पे हमें उसकी स्पेस मिल जाती है तो हम उसको यहाँ भी लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में हमारा नुकसान कोई नहीं हो रहा है। हमने प्रोडक्ट खरीदी नहीं है, हमने अमेज़न की वेयरहाउस में भेजी नहीं है, हमने 3PL के पैसे नहीं पे किए, हमने उसकी पैकेजिंग का कोई खर्चा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना हमने। तो क्या है, हमारी मेहनत है ना, तो मेहनत तो जितनी करें अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप एक हंटिंग करेंगे, लिस्ट करेंगे, ऑर्डर नहीं आएगा तो आप कहेंगे मेरे 2 घंटे जाया हो गए, लेकिन आपके पैसे तो नहीं जाया हुए। ये जो 2 घंटे जाया हुए, ये किसी टाइम पे आप कई घंटों का पे करेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो हंटिंग का प्रोसेस वेरी सिंपल है, आप जाके डिफरेंट, इसमें क्योंकि मैनुअल हंटिंग होती है, आप सर्च करते रहेंगे, अमेज़न पर देखते रहेंगे, वॉलमार्ट पे, सैम्स क्लब पे, अज़दा पे, टेस्को पे, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है, हर जगह पे आप देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट कितने की बिक रही है। कीपा यूज करते हो आप अमेज़न से देख लेंगे, फिर आपको सारा कुछ करते हुए
हुए आप देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है, उसको मैं यहाँ पे आके लिस्ट कर दूं। और SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी प्रोडक्ट की रैंकिंग, कि कोई बंदा आके कीवर्ड लिखे तो आपकी प्रोडक्ट ऊपर आनी चाहिए। अब ड्रॉप शिपिंग में ये चीज इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप एक लिस्टिंग को मी टू कर रहे हैं जिसकी रैंकिंग ऑलरेडी हुई है। तो जिस प्रोडक्ट की ऑलरेडी रैंकिंग हुई है, आपने उसको अलग से रैंक तो नहीं करना। रैंकिंग आपको तब जरूरत होती है जब आप अपनी प्रोडक्ट करते हैं, जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती। पिछली वीडियो में हम लोग इसको देख चुके हैं कि ईबे पे कैसे करते हैं। एक और चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, या हो सकता है जब आप ये देख रहे हो तो ईबे का दौर नहीं हो, लेकिन आप लोगों को इसलिए बता दिया कि फ्यूचर में अगर कभी दोबारा ईबे का बूम आता है तो आपको प्रोसेस का पता हो। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ही ईबे डेड हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन Amazon और वॉलमार्ट ये इस वक्त ज्यादा टॉप पे जा रहे हैं, Amazon सबसे टॉप पे है। तो ईबे का आपको अब रास्ता पता चल गया। आपको कहीं भी पोटेंशियल प्रोडक्ट कोई ईबे के लिए नजर आती है तो आप उसको लिस्ट कर सकते, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस Amazon और वॉलमार्ट वगैरह पर होगा। अच्छा, हो सकता है फ्यूचर में कभी Amazon का भी मामला खत्म हो जाए, या ये कह लें कि वो सेकंड थर्ड जगह पे चला जाए और टॉप स्पॉट कोई और ले ले। अगरचे अभी चांसेस नजर नहीं आ रहे अगले चंद सालों में, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी तो है ना, कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को अब काम करना आ गया, आप लोगों ने अब काम सीख लिया, तो आपने अपने आप को मार्केट से आउट नहीं करना। आपने फेसबुक ग्रुप्स में रहना है, फेसबुक पेजेस पे रहना है, जहाँ पे ई-कॉमर्स की, Amazon की बात होती है। आप लोगों ने राब्ते में रहना है, आप लोगों ने क्वेश्चन करते रहने हैं, कमेंट्स करते रहने। आपको पता चलते रहना चाहिए कि अब क्या कोई नया फॉर्मूला आ गया है, कोई नई पॉलिसी तो नहीं आ गई। अगर हम मार्केट प्लेस को छोड़ भी दें, हम कहते हैं जी चले मार्केट प्लेस अभी नई नहीं आ रही, अभी Amazon ही चलेगा जी, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, और कोई नहीं आ रहा, तो Amazon में तो पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो अब आपको जब रास्ते का पता होगा और आप अप टू डेट रहेंगे, अपना नॉलेज अप टू डेट रखना फ्रीलांसिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, जब हम ऑनलाइन सर्विसेज की बात करते हैं, तो ऑनलाइन सर्विसेज कोई भी ऐसी नहीं होती कि जो आप आज सीखें और अगले 50 साल वही चले। उसमें चीजें तब्दील होती रहती। अगर आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। बाद हो सकता है आप बहुत ऊपर चले जाए, बूम आ जाए आप, और लेकिन आपने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा तो आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नाम लिए बगैर आप लोगों के माइंड में खुद आ जाना चाहिए। 2000 में चले जाएं, 2001, 2, 3, 4, 5 या 90 से ऊपर, 90 से ऊपर को अगर छोड़ भी दें, 2001, 2, 3, 4, 5, 6 कौन सा मोबाइल यूज करते थे सारे लोग? कभी किसी ने सोचा था कि ये कंपनी बिल्कुल ही इसका लोग नाम तक भूल जाएंगे इस कंपनी का? आप लोगों के माइंड में नाम आ गया होगा ना। आपके पेरेंट्स या आप लोग जो मोबाइल उस वक्त यूज करते होंगे, छोटे मोबाइल होते थे, तो जो मोबाइल हम यूज करते थे, कभी किसी ने ख्वाब में भी सोचा था कि इनका नामो निशान भी खत्म हो जाएगा? आज आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कितने लोगों के पास आपको वो मोबाइल नजर आता है, और देखें कि किस तरह नई कंपनीज ने आके उनको बिल्कुल खत्म करके टेक ओवर कर लिया सारा बिजनेस। यही होता है जब आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में आते। टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये बहुत जरूरी है कि आप अप टू डेट रहेंगे। अप टू डेट रहेंगे तो आप राज करते रहेंगे। तो इसलिए आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है। ईबे का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आइडिया सिर्फ इसलिए दिया कि आपको पता हो, नई कोई भी मार्केट प्लेस आ जाए, या ईबे रहे या Amazon रहे, काम आप लोग कर सकेंगे। पहले हमने बात की थी अमेरिका की, कि अमेरिका में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो बाइंग एंड सेलिंग के लिए अच्छे हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए या वैसे किसी और मकसद के लिए, होलसेल के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए। अब हम बात करेंगे यूके के। यूके के अंदर क्या बेस्ट? यूके में Amazon तो है ही है, क्योंकि Amazon, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो Amazon दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन हो सकता है जब आप देख रहे हो तो कोई और भी हो, लेकिन अभी चांसेस यही है कि Amazon अभी मार्केट को लीड करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। उसने कई सालों की मेहनत के बाद अपना एक नाम बनाया है, तो किसी नए प्लेटफॉर्म को यहाँ तक आते आते वक्त लगेगा, लेकिन आ भी सकता है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अच्छा, यूके में हमने एक प्लेटफॉर्म का नाम लिया टेस्को। यूएसए में हमने इसका नाम नहीं लिया था, यूएसए में नाम लिया था वॉलमार्ट। तो यूके में टेस्को बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपके लिए रोल प्ले कर सकता है ड्रॉप शिपिंग में। Amazon तो है ही है, और एक और साइट आती है यूके में, गमट्री। गमट्री को आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है जो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने कोई भी शॉप बनानी है तो जाहिर है आपने उसके लिए मल्टीपल जगह देखनी है, मल्टीपल चीजें देखनी है, मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि जी दोनों प्लेटफॉर्म्स में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग भी बता रहा हूँ, तो अगर कोई मुझसे सवाल करे कि कोई एक कंट्री बताएं कि जहाँ पे ड्रॉप करनी चाहिए या जहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, तो मैं आपको कहूंगा यूएसए। उसके रीजन बहुत सिंपल है कि यूएसए की आबादी ज्यादा है यूके से, वहाँ पे सेल वेलोसिटी ज्यादा है, वहाँ के लोगों की बाइंग पावर ज्यादा है, वहाँ पे Amazon पर सेल्स ज्यादा है। तो जाहिर है जहाँ पर ज्यादा है वहाँ पे सेल भी ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो आपके पास भी अपना हिस्सा आएगा ज्यादा। तो इसलिए आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि जी मुझे यूके में तो अच्छी प्रोडक्ट मिली है 2-3 जिसपे मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिकनी भी तो फिर कम है ना।
यूएसए में जाएंगे तो आपने बेसिकली सर्कल देखना है कि आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट आया। आपने 10 चीजें बेची और एक चीज प्रॉफिट कमाया $1 का, तो आपने कमाए $10, और आपने एक चीज बेची उस पर आप प्रॉफिट कमाया $9, तो कौन सी चीज बेहतर है? 10 चीजें बेच के आपको $1 आके $10 आ गए। हाँ, कुछ केसेस में हम ये कह सकते हैं कि जी 10 जो बेचने हैं उसके बजाय अगर एक पे 9 आते हैं तो एक पे जो 9 आते हैं हो सकता है वो हफ्ते में 2 ऑर्डर्स आते हैं। तो हमने सेल्स वेलोसिटी को लाजमी देखना है। कम सेल करके अगर आप प्रॉफिट कमा भी रहे हैं तो उसके अकाउंट की हेल्थ पे कोई इतना मजा नहीं आ रहा। अमेज़न भी देख रहा है कि बहुत कम सेल्स हो रही है, कभी कभी सेल्स होती है। प्रॉफिट तो आपका मैटर है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, उतने आपके अकाउंट की हेल्थ भी बेहतर हो रही है। अगर आपने 10 बेचे हैं और एक आपको कैंसिल भी करना पड़ गया तो ये तो चले रेट ऊपर हो जाएगा। अगर आपने 100 बेचे हैं और एक कैंसिल करना पड़ गया तो कोई बात नहीं। अगर आपने 2 बेचे और एक कैंसिल करना पड़ गया तो कैंसिलेशन रेट हो जाएगा 50%। तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश करनी है कि ज्यादा सेल वेलोसिटी वाली साइड पे जाना है। वो चाहे किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, ईबे पे चले जाएं, इट्सी पे चले जाएं। अच्छा, इट्सी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हैंडमेड ईबे वगैरह से सस्ती मिल जाती है और इट्सी पर वो ज्यादा महंगी बिकती हैं। तो इट्सी हैंडमेड चीजों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले हमने बात की थी अमेरिका की कि अमेरिका में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो बाइंग एंड सेलिंग के लिए अच्छे हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए या वैसे किसी और मकसद के लिए, होलसेल के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए। अब हम बात करेंगे यूके के। यूके के अंदर क्या बेस्ट? यूके में अमेज़न तो है ही है, क्योंकि अमेज़न, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन हो सकता है जब आप देख रहे हो तो कोई और भी हो, लेकिन अभी चांसेस यही है कि अमेज़न अभी मार्केट को लीड करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। उसने कई सालों की मेहनत के बाद अपना एक नाम बनाया है, तो किसी नए प्लेटफॉर्म को यहाँ तक आते आते वक्त लगेगा, लेकिन आ भी सकता है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अच्छा, यूके में हमने एक प्लेटफॉर्म का नाम लिया टेस्को। यूएसए में हमने इसका नाम नहीं लिया था, यूएसए में नाम लिया था वॉलमार्ट। तो यूके में टेस्को बड़ा एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले कर सकता है ड्रॉप शिपिंग में। अमेज़न तो है ही है। और एक और साइट आती है यूके में, गमट्री। गमट्री को आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है जो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने कोई भी शॉप बनानी है तो जाहिर है आपने उसके लिए मल्टीपल जगह देखनी है, मल्टीपल चीजें देखनी है, मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि जी दोनों प्लेटफॉर्म्स में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग भी बता रहा हूँ, तो अगर कोई मुझसे सवाल करे कि कोई एक कंट्री बताएं कि जहाँ पे ड्रॉप करनी चाहिए या जहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, तो मैं आपको कहूंगा यूएसए। उसके रीजन बहुत सिंपल है कि यूएसए की आबादी ज्यादा है यूके से, वहाँ पे सेल वेलोसिटी ज्यादा है, वहाँ के लोगों की बाइंग पावर ज्यादा है, वहाँ पे अमेज़न पर सेल्स ज्यादा है। तो जाहिर है जहाँ पर ज्यादा है वहाँ पे सेल भी ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो आपके पास भी अपना हिस्सा आएगा ज्यादा। तो इसलिए आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि जी मुझे यूके में तो अच्छी प्रोडक्ट मिली है 2-3 जिसपे मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिकने भी तो फिर कम है ना। यूएसए में जाएंगे तो आपने बेसिकली सर्कल देखना है कि आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट आया। आपने 10 चीजें बेची और एक चीज प्रॉफिट कमाया $1 का, तो आपने कमाए $10, और आपने एक चीज बेची उस पर आप प्रॉफिट कमाया $9, तो कौन सी चीज बेहतर है? 10 चीजें बेच के आपको $1 आके $10 आ गए। हाँ, कुछ केसेस में हम ये कह सकते हैं कि जी 10 जो बेचने हैं उसके बजाय अगर एक पे 9 आते हैं तो एक पे जो 9 आते हैं हो सकता है वो हफ्ते में 2 ऑर्डर्स आते हैं। तो हमने सेल्स वेलोसिटी को लाजमी देखना है। कम सेल करके अगर आप प्रॉफिट कमा भी रहे हैं तो उसके अकाउंट की हेल्थ पे कोई इतना मजा नहीं आ रहा। अमेज़न भी देख रहा है कि बहुत कम सेल्स हो रही है, कभी कभी सेल्स होती है। प्रॉफिट तो आपका मैटर है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, उतने आपके अकाउंट की हेल्थ भी बेहतर हो रही है। अगर आपने 10 बेचे हैं और एक आपको कैंसिल भी करना पड़ गया तो ये तो चले रेट ऊपर हो जाएगा। अगर आपने 100 बेचे हैं और एक कैंसिल करना पड़ गया तो कोई बात नहीं। अगर आपने 2 बेचे और एक कैंसिल करना पड़ गया तो कैंसिलेशन रेट हो जाएगा 50%। तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश करनी है कि ज्यादा सेल वेलोसिटी वाली साइड पे जाना है। वो चाहे किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, ईबे पे चले जाएं, इट्सी पे चले जाएं। अच्छा, इट्सी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हैंडमेड ईबे वगैरह से सस्ती मिल जाती है और इट्सी पर वो ज्यादा महंगी बिकती हैं। तो इट्सी हैंडमेड चीजों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं दराज के दराज क्या है। पिछले कुछ वीडियोस में हम इस पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एग्जांपल्स में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपरली दराज के ऊपर। दराज.पे एक वेबसाइट है जहाँ पे आप चीजें खरीदते हैं और चीजें बेचते हैं। बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है। तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज है। आप लोग अभी जाइए गूगल पे लिखिएगा दराज.पे या दराज.पे डायरेक्ट विजिट कर लें। वहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, एथिक्स पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि जब आप पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं या बाहर भी कर रहे हैं, एथिकल वैल्यूज का बहुत ख्याल। बायर और सेलर दोनों ही अब्यूजिव होते हैं। बायर्स भी गलत होते हैं, सेलर्स में भी गलत लोग होते हैं। आपने एक चीज मंगवाई, आपको
गलत चीज आ गई। जो मैं दराज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, Amazon, Walmart, eBay, Etsy, कहीं पे भी इसके प्लेटफॉर्म का कसूर नहीं होता। सेलर है ना, सेलर अब कोई गलत आदमी भी आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए आया, वो कहता है जी 10 दिन में बेचो, खाली डब्बे भेजो, गलत चीजें भेजो, पैसे कमाओ, गायब हो जाओ। अब इस पे प्लेटफॉर्म का तो कसूर नहीं होता, लेकिन बीइंग अ सेलर हमारी जिम्मेदारी तो होती है ना कि हम अच्छी चीज बेचें, ईमानदारी से चीज बेचें। तो जब आप लोग बेचते हैं कोई चीज, तो बीइंग अ सेलर आपने ये ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है, जो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, जो आपने उसकी पिक्चर्स लगाई है एक्चुअल प्रोडक्ट, उसके अंदर फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है किसी बंदे ने कोई चीज ऑर्डर की, उसके पास खाली डब्बा आ गया, या डब्बे के अंदर ऐसे केसेस में हुए हैं कि लोगों ने बताया डब्बे में ईंट रख के भेज दी किसी ने और पैसे पूरे चार्ज कर लिए। तो ये तो गलत हो जाता है। अब एथिक्स का ख्याल तो हमने रखना है ना, ये तो मेरा और आपका काम है। प्लेटफॉर्म हमें मुहैया हो गया, प्लेटफॉर्म तो कभी आपको अलाउ नहीं करेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप इस तरह का फ्रॉड। लेकिन अगर कोई बंदा कर जाता है तो उस प्लेटफॉर्म क्या करे? तो ये मैं और आप हैं, हमने मिलकर किसी भी प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाना। फिर लोगों का क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट प्लेटफॉर्म से उठ जाता है, सेलर से नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। 10 सेलर गलत आए, 10 सेलर गंदे आए, उन्होंने वो जो 100 अच्छे थे उनका भी काम खराब कर दिया। सारे लोग कहेंगे जी ये फलां जो वेबसाइट है ना, इसके सेलर खराब होते हैं, यहाँ से तो नहीं खरीदे, पूरा बिजनेस का बेड़ा गर्क हो जाए। अच्छा, बायर भी अब्यूसिव होता है। बायर क्या करता है, प्रोडक्ट मिल गई है, इस्तेमाल कर ली, घर में आ गई, खिलौना है या शीशे कोई चीजें टूट गई, उसने शोर मचा दिया जी मुझे टूटी हुई मिली है। बहुत ही अनएथिकल। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है चीज खरीदने की, तो भाई दोबारा भी खरीद लो। झूठ बोल के आपको क्या मिलेगा? चीज आपसे खुद टूट गई, आपके घर में आके टूट गई, आपके बच्चों ने तोड़ दी, कोई मसला हो गया, तो आप उसका जिम्मेदार सेलर को ठहरा देते हैं। ये मैं एक आपको नहीं कह रहा, आपसे मुराद मैं भी हूँ, आप भी, हम सब लोग हैं। कोई भी बंदा जो ये काम करता है तो ये गलत चीज है। अगर आपने एक चीज मंगवाई है और उसमें कोई मसला आपके पास आने के बाद हुआ है, तो उसके जिम्मेदार आप है, उसके जिम्मेदार सेलर नहीं है। तो आप लोगों ने आज जाके क्या करना है, स्पेशल काम आपने ये करना है। ये वीडियो की मैं बात करूँ, आज से मुराद मेरी ये वीडियो है कि वीडियो देखने के बाद आपने daraz.p के विजिट करनी है और देखना है कि लोग वहाँ पे कैसे बेचते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बिकती है। उस पर क्लिक करके देखें प्रोडक्ट पे कि उसकी लिस्टिंग कैसी है, उसने टाइटल क्या दिया है, उसने तस्वीरें कैसी लगाई हैं, उसके रिव्यूज कैसे। वहाँ पे एक रिव्यू के ऑप्शन भी आ रही है, उसके रिव्यूज कैसे हैं, लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट खरीदने के बाद कि ये प्रोडक्ट कैसी है, अच्छी है, गलत है, टाइम पे मिली है, नहीं मिली। तो आपको आइडिया होगा जज करने में कि कौन से सेलर अच्छे हैं और कौन से सेलर अच्छे नहीं। एक वक्त आता है जो अच्छे सेलर नहीं होते उनको कोई भी नहीं खरीदता, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, तो उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। वैसे तो मुझे बताएं कि आप शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के लिए आए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए? एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें ना, इस्लाम तो हमें अलाउ ही नहीं करता हराम काम करने, हराम इनकम हमें अलाउ ही नहीं है। और फिर ये है कि वो शॉर्ट टर्म, आप गलत चीजें बेचेंगे 10 दिन 20 दिन, उसके बाद पूरी मार्केट में पता चल जाएगा ये जो शॉप है, ये जो सेलर है, ये फ्रॉड है, इससे नहीं खरीदना। शॉर्ट टर्म गोल लेके ना आए, लॉन्ग टर्म गोल लेके आए, प्रॉपर बिजनेस करें, प्रॉपर पैसे कमाएं, हलाल इनकम लेके आए, फ्रॉड किसी के साथ भी ना। हम लोग बात कर लेते हैं दराज पे, daraz.p के। पाकिस्तान में अगर आपने ऑनलाइन सेलिंग करनी है, ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, खुद करनी है या किसी को सर्विसेज देनी है। अब ये मैं आपको पहले बहुत दफा एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग का तरीकाकार सीख लेते हैं, अगर आप Amazon पे काम कर लेते हैं, तो दराज पे काम करना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाता है। सेम नहीं है, आसान है। आपने मुश्किल काम सीख लिया, अब आसान वाला वो भी इतना मुश्किल नहीं है Amazon का भी, लेकिन दराज उससे भी ज्यादा आसान। सादा एग्जांपल लें तो अगर आपने मैनुअल गाड़ी चलाना सीख ली, तो ऑटो चलाना तो और आसान हो जाती है। उसमें तो क्लच भी नहीं होता, सिर्फ ब्रेक और रेस होती है, तो ज्यादा आसान काम हो जाता है। गियर भी बार बार नहीं लगाने, एक ही दफा ऑटो पे कर दिया, स्टीयरिंग पकड़ के चला रहे हैं। तो आपने जब प्रोडक्ट हंटिंग सीख लिया, आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट हंट किस तरीके से की जाती है, तो आप दराज के लिए भी कर सकते हैं। आपको सोर्सिंग आ गई, सोर्सिंग आपको पता चल गया जी, सोर्सिंग ये मोबाइल है या मोबाइल का कवर है, ये मैंने किस तरीके से इसका सप्लायर ढूंढना है। अब आप चाहे वो दराज के लिए ढूंढे, चाहे Amazon के लिए, चाहे वॉलमार्ट के लिए, चाहे eBay के लिए, चाहे Etsy के लिए, बात तो एक है। आपके सप्लायर को तो कोई गर्ज नहीं कि आपने कहाँ पे बेचना है। सप्लायर ये तो नहीं कहेगा नहीं जी अगर Amazon पे बेचेंगे तो $2 का दूंगा, दराज पे बेचेंगे तो मैं आपको फ्री में दे दूं। वो कहेगा भाई आप दराज पे बेचें या Amazon पे बेचें, मैं तो आपको $2 का ही दूंगा। तो इसलिए आपके लिए चीजें निस्बतन आसान हो जाती है। अब लिस्टिंग क्रिएशन है, PPC ऐप, स्पॉन्सर ऐड चलाना है, तो जो भी चीज है, जो भी काम Amazon पे है, आप वही चीजें दराज पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 2-4 दफा दराज का आप इंटरफेस देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा चीजों का। लिस्टिंग क्रिएट करनी है, क्या है लिस्टिंग क्रिएशन? टाइटल लिखना है, बुलेट पॉइंट्स है, डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट लिखना है। Amazon के लिए लिखे हैं, दराज के लिए बात तो तकरीबन एक ही है। कंट्री का तो बहुत कम ऐड होता है ना लिस्टिंग के अंदर, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड होती है, तो प्रोडक्ट जहां की है उसको उस हिसाब से आप डिस्क्राइब कर देंगे। तो daraz.p भी एक अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा अभी आप फोकस Amazon पर करें। आप एक चीज जो आपने पूरी सीखी है, जिसपे आपका पहले एक्सपीरियंस है, यानी एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली अभी तक कुछ हो चुका होगा ना, काफी सारी वीडियोस आप देख चुके हैं, बहुत कुछ आप सीख चुके हैं, अब तो हम तकरीबन एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आपने पहला काम Amazon पर ही करना है सारा, क्योंकि उसका मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया, मैंने आपको सेलर सेंट्रल खोल के दिखाया। इसको करने के बाद फ्यूचर में अगर आप कभी दराज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप लोग यकीनन इस काबिल हो चुके होंगे सीखने के बाद कि जब आप Amazon कर लेते हैं तो फिर आप दराज भी कर लेंगे। तो मैं दराज की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे? हम लोग तो टोटल पूरे कोर्स में Amazon की बात करते हैं, वॉलमार्ट, eBay वगैरह की बात करते हैं, दराज
को हम क्यों ले आए बीच? हम इसलिए लेके आए हैं कि हो सकता है आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, Amazon की सर्विसेज दे रहे हो, अब आप पैसे कमा रहे हैं, तो हो सकता है आपका दिल करे कि मेरा अपना भी कोई बिजनेस होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं Amazon पर अभी नहीं बेचना चाह रहा, मेरा अभी इतना बजट नहीं है, तो मैं क्यों ना दराज पे कोई बिजनेस खड़ा करूं। तो एसेट बनाने के लिए आपको दराज पे भी काम करना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, मैं कहता हूं आपकी दराज पे 1 लाख प्रॉफिट आता महीने का, 5-6 लाख सेल है, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो 15 से 20 लाख का आप अपना वो दराज का अकाउंट भी फ्लिप कर सकते हैं। आप किसी को बता के कि जी देखिए मेरे अकाउंट पे इतनी सेल होती है, प्रॉफिट 1 लाख है महीने का, तो 15 महीने का प्रॉफिट आप मुझे दे दें, 15 लाख तो अकाउंट आप ले लें, आपके पास 15 लाख इकट्ठा आ गया, अब आप Amazon की तरफ भी जा सकते। तो इसलिए आप अपने बिजनेस के लिए दराज से भी स्टेप ले सकते हैं, दराज के लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, डिजिस्किल की टीम से भी पूछ सकते हैं, सब लोग आपकी हेल्प करेंगे, बस आप लोगों ने काम करना है। पाकिस्तान में भी करना है, पाकिस्तान से बाहर भी करना है, पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमने उनको भी ग्रो करना है, जो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, जो बाहर के प्लेटफॉर्म है, वहां से हम इनकम जनरेट करनी है, वहां से इनकम जनरेट करके हमने पाकिस्तान लेकर आनी है, और पाकिस्तान में लाके फिर हमने पाकिस्तान में बिजनेस करना है। तो इस तरीके से हमारा भी फायदा हो रहा है और हमारे मुल्क का भी फायदा हो रहा है। हम लोग बात करेंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग पे, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रॉक्सी मार्केटिंग में सही तरीके भी होते हैं, गलत तरीके भी होते हैं। गलत तरीका आपने ना खुद इस्तेमाल करना है, ना कभी क्लाइंट को बताना है। वैसे नॉर्मली अब हम प्रॉक्सी मार्केटिंग यूज नहीं करते, ये एक थोड़ा सा ओल्ड मेथड है, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में दोबारा जरूरत पड़े इसकी। प्रॉक्सी मार्केटिंग में बेसिकली होता है गिव अवेज आप करते हैं। गिव अवे का मतलब है फ्री में आइटम देना, और उसके अगेंस्ट आप रिव्यू लेकर आते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये गिव अवेज हम ऐसे नहीं शुरू कर देते कि कोई भी प्रोडक्ट है बस उसे गिव अवे कर दें और उसके अगेंस्ट हम रिव्यू लेके आ जाए। रिव्यूज की भी एक परसेंटेज है। Amazon देखता है कि अगर आपकी रिव्यू रेट 7% से ऊपर जा रहा है तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि रियलिस्टिकली इतने रिव्यूज नहीं आते। अगर आपकी सेल हुई है 100 यूनिट, तो जो नॉर्मल मेथड चलता है उसमें ये होता है कि आपको 1 रिव्यू आता है, 100 सेल्स के बदले 1 रिव्यू। लोग बॉदर नहीं करते ना रिव्यू देना, नेगेटिव वाले तो फौरन बॉदर करते हैं, पॉजिटिव वाले नहीं बॉदर करते। वो कहते हैं ठीक है अच्छी प्रोडक्ट है, मिल गई है, पैसे दिए थे, फ्री में तो नहीं मिली, पैसों के अगेंस्ट मिली है, तो रिव्यू क्यों दें। तो नॉर्मली लोग रिव्यू आपको नहीं देते। तो अगर आप खुद से रिव्यू लेके आए और इतने ज्यादा रिव्यू ले आए तो Amazon को पता चल जाता है कि ये फेक रिव्यूज हैं। तो फेक रिव्यूज नहीं लेके आने होते हैं। हाँ, गिव अवेज जहां तक Amazon हमें अलाउ करता है कि जी इतने आप गिव अवेज कर सकते हैं, Amazon खुद हमें अलाउ करता है। अभी वो चलता है या नहीं चलता, Amazon कहता है जी 90% ऑफ पे आप दे दें, आप ये कर ले, आप किसी के थ्रू कर ले, आप वाइन प्रोग्राम के थ्रू ले आए। तो जो तरीके Amazon अलाउ करता है हम उन तरीकों से सिर्फ रिव्यूज लेके आएंगे, फेक रिव्यूज हम नहीं लेके आएंगे। अब गिव अवे में आपको हीलियम 10 बताता है। जब मैंने आपको हीलियम 10 बताया था उसमें आपको याद होगा कि हमने देखा था हमें CPR 8 डेज गिव अवे बता रहा होता है, वो रिकमेंडेड के 8 दिनों में इतने गिव अवे करने हैं तो आपने रैंक हो जाना। अच्छा, प्रॉक्सी मार्केटिंग में होता क्या है, ये नॉर्मली आउटसोर्स होती है। ये आपके लिए एक अलग से इनकम स्ट्रीम भी हो सकता है और एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम भी हो सकता है, या आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया अकाउंटेंट का काम आउटसोर्स है, लिस्टिंग जो आपका कंटेंट तैयार होता है वो आउटसोर्स है, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आउटसोर्स होनी है, लेकिन एज ए VA आपका काम है इन सब चीजों को मैनेज करना। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग में क्या होता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं जेनी। जेनी अब एक फीमेल नाम है, लेकिन जेनी कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई बाबा भी हो सकता है, भाभी भी हो सकती है। हमने बस एक नाम रख लिया, एक फर्जी नाम, कि जिसको हम फ्री में प्रोडक्ट दे रहे हैं वो जेनी है। अब हम डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में जाते हैं, फेसबुक ग्रुप से लोग ढूंढते हैं, उनको बताते हैं जी हमारी नई प्रोडक्ट आई है, हम ये आपको देंगे, फ्री में देंगे, आपने इसके अगेंस्ट हमें ऑनेस्ट रिव्यू देना। इसमें किसी हद तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आ जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी यही होता है ना, हम किसी को कहते हैं जी आप वीडियो बनाएं हमारे प्रोडक्ट पे, अनबॉक्स करें। आपने कभी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, कोई बंदा अनबॉक्स कर रहा है, दिखा रहा है जी मैंने ये ऑर्डर किया था, मुझे मिला है। भाई आपको भी ऑर्डर मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, हमने से कभी कोई इतना खुश हुआ है कि वो वीडियो बनाया कि जो मुझे प्रोडक्ट मिली है। ये वो लोग खुश होते हैं जिनको फ्री में मिलती है और बल्कि साथ पैसे भी मिलते हैं, मार्केटिंग है ना। तो इसी तरह हम Amazon पे करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। कोई भी लोग जो जाहिर है हमारी सेल्स हम यूके में करना चाह रहे हैं तो हम यूके के इन्फ्लुएंसर देखेंगे, यूएसए में तो वहां के देखेंगे, उनसे डील बनाएंगे कि जी हम आपको अपनी प्रोडक्ट फ्री में देंगे, साथ में इतने पैसे देंगे, तो आप इसको अनबॉक्स करें कि जी मुझे ऑर्डर आया है, रिसीव हुआ है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो रिव्यूज वगैरह इसी तरीके से आप लोग बिल्ड करते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ लीगल वे से बिल्ड करेंगे। अगर Amazon इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब अलाउ करेगा तब करेंगे। वाइन प्रोग्राम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वाइन में तो Amazon खुद आपको कहते हैं जी मैं आपको रिव्यू ला के देता हूँ, तो वहां पे तो हमें मसले की बात क्यों नहीं है। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि फ्री में आइटम जा रही है और उसके अगेंस्ट रिव्यू आ रहा है। अच्छा, कुछ केसेस में ये होता है कि उसके अगेंस्ट रिव्यू भी नहीं आ रहा होता, हम खुद नहीं लेके आते, हम आइटम फ्री में देते हैं, लेकिन हम कहते हैं आपने रिव्यू नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि बाज दफा हमें सेल्स वेलोसिटी चाहिए होता है, रिव्यू नहीं चाहिए होता। रिव्यू ज्यादा आ जाए तो अकाउंट सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। तो हम सेल वेलोसिटी बिल्ड करने के लिए, सेल वेलोसिटी क्यों बिल्ड करते हैं? ताकि हमारे कीवर्ड्स रैंक हो। हम कहते हैं जी पिलो का कीवर्ड है, उस कीवर्ड के अगेंस्ट आज 50 सेल्स आने चाहिए, रिव्यू चाहे कोई भी ना आए। तो Amazon देखता है कि अच्छा इस कीवर्ड के अगेंस्ट इस बंदे को इतने सेल्स आ रही हैं, तो Amazon आपको बेहतर BSR दे देता है, जो बेस्ट सेलर रैंक हमने डिस्कस किया था, इस बेस पे कि आपकी सेल्स अच्छी आ रही है। तो ये सारी चीजें
चीजें मैटर कर रही होती है। जरूरी नहीं है कि जो चीज मैंने आपको बता दी वो सिर्फ उसी लाइन में यूज होगी। प्रॉक्सी मार्केटिंग मैंने आपको बताई, लेकिन हो सकता है प्रॉक्सी मार्केटिंग भी आप करें, रिव्यू फिर भी ना लेके आए। तो ये सारी चीजें हमारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रही होंगी कि अभी हमें जरूरत किस चीज की है। क्या हमें सेल वेलोसिटी की जरूरत है, क्या हमें रिव्यूज की जरूरत है, क्या हमें फीडबैक की जरूरत है। जिस चीज की जरूरत है हम वो वाला काम करें। आप लोगों ने शायद एक लफ्ज सुना हो, एक्सटर्नल ट्रैफिक, क्योंकि अभी आप काफी काम सीख चुके हैं, काफी वीडियोस देख चुके हैं। शायद यहाँ पे या कहीं और Amazon से रिलेटेड यूट्यूब पर कहीं एक्सटर्नल ट्रैफिक का आपने सुना हो। ये बेसिकली क्या होती है? एक्सटर्नल ट्रैफिक होती है जो हम बाहर से ट्रैफिक लेके आते हैं। हम जो बायर्स अपने अकाउंट पे लेके आते हैं बाहर से, यानी एक तो Amazon का बायर है ना, Amazon पे आता है कोई बंदा, लिखता है और खरीद के चला जाता है, वो तो Amazon का बायर है। हम बाहर से जो लेके आते हैं ट्रैफिक, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से ला सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट बना के अब वो किस तरह लेके आते हैं? एक सवाल पैदा होता है, आप अपनी वेबसाइट अगर बनाते हैं तो उस पर आप लिंक दे देते हैं अपनी Amazon का। यदि वेबसाइट पे एक बंदा आया, जब उसे परचेज करना चाहेगा तो वो लिंक उसको ले जाएगा आपके Amazon स्टोर। Amazon को पता चलेगा कि ये तो ट्रैफिक बाहर से आई है, तो Amazon आपको उसकी वेटेज देता है। आपकी रैंकिंग में ये बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटेजी यूज होती है कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। आप बाहर से भी लोगों को कह रहे हैं Amazon पे आके खरीदो। हालांकि अगर आप कोई प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। जाहिर है जो आपने Amazon को परसेंटेज देनी है सेल्स पे, वो Amazon को तो आप नहीं दे रहे वहां पे। लेकिन हम फिर क्यों लेके आएंगे Amazon पर अपनी ट्रैफिक? वो इसीलिए लेकर आएंगे कि हमें वेटेज मिलेगी। Amazon कहेगा कि इन प्रोडक्ट इतनी जबरदस्त है, इतनी अच्छी चीज है कि हालांकि इसकी अपनी वेबसाइट है, वहां पे ज्यादा मार्जिन निकाल सकते हैं, फिर भी ये बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है, तो ऑफ कोर्स Amazon आपको वेटेज देगा। अगर हम पाकिस्तान में एग्जांपल ले लें, कोई भी मॉल है, एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर एक स्टोर है। अब उस स्टोर पे कुछ लोग खुद ही आ रहे हैं, आते हैं उस स्टोर पे बाय करके चले जाते हैं। लेकिन एक बंदा क्या करता है, वो अपने दोस्तों को बताता है कि यार मैं तुम्हें उस स्टोर पर लेकर जाऊंगा और वहां से तुम चीजें लेना, बहुत जबरदस्त है। अब जब वो बंदा 4-5 दफा अपने दोस्तों को स्टोर पे लेके आएगा तो स्टोर वाला उस बंदे को वेटेज दे, वो कहेगा कि ये खुद तो आता है मेरे स्टोर पे, लेकिन ये दूसरे लोगों को भी लेके आ रहा है, तो वो कोई ना कोई बेनिफिट भी उसको दे सकता है। हो सकता है उसे कहे कि जी मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देता हूँ, फ्री में कोई एक चीज ले लो, या मैं तुम्हें कोई परसेंटेज देता हूँ कि तुम बाहर के ट्रैफिक मेरे पास लेके आ रहे हो। तो Amazon के काम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हमने वेटेज लेनी है, हमने अब प्रोडक्ट को रैंक करना है। रैंक करने के लिए सिर्फ ये एक रास्ता नहीं है। रैंक करने के लिए हम गिव अवेज का भी इस्तेमाल करते हैं, हम प्रॉक्सी मार्केटिंग भी करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, जिस तरह Amazon अलाउ करता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम लोग PPC पे भी काम करते हैं। PPC मैं आपको प्रॉपर बता चुका हूँ, शुरू में आपको प्रॉपर PPC सिखा चुका हूँ, फिर दरमियान में आकर मैंने आपको बताया कि PPC पे ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, क्या करते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली हम क्यों कर रहे होते हैं? प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। रैंकिंग ये है कि कोई बंदा, अगर मैं ग्लास बेच रहा हूँ तो मेरा ग्लास सामने आना चाहिए ना, अगर वो ग्लास लेके आ। तो अगर रैंक ही नहीं है मेरे प्रोडक्ट, हम कहते हैं जी हमें जरूरत ही नहीं, जी हम क्यों दे ट्रैफिक जी Amazon को, हमें क्या फायदा होगा, हमारी प्रोडक्ट रैंक नहीं हो रही। कोई बंदा ग्लास आके लिखता है तो मेरा ग्लास 100वें सफे पे कहीं पड़ा हुआ है, तो कौन जाएगा नेक्स्ट 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 क्लिक करता हुआ कि जी लास्ट पे कोई बंदा कितने का बेच रहा है। आप भी नॉर्मली एज अ बायर जब कोई चीज खरीदने जाते हैं ऑनलाइन, दराज पे कह लें, Amazon पे, कहीं भी, कुछ भी, आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो आप कितने नेक्स्ट पेजेस पे जाते हैं? आप लिखते हैं तो आप पहले पेज पे जो आ रहे हैं या दूसरे पेज पे, उसी में से डिसाइड कर लेते हैं उनके रिव्यूज देख के और फीडबैक देख के और प्राइस देख के। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसा होगा जो क्लिक करते करते लास्ट पेज पे जाके देखेगा कि कौन बंदा कितने में बेच रहा है। वो तो बिल्कुल नए लोग होंगे, वो रैंक ही नहीं हो रहे, रैंक नहीं हो रहे तो सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बिजनेस तो हम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे रैंक करने की, और रैंक करने के लिए एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक्सटर्नल ट्रैफिक के बेनिफिट्स पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या होती है, हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि Amazon से हट के आप बाहर से जो ट्रैफिक Amazon पर लेके आते हैं। ट्रैफिक से मुराद है सेल्स, ट्रैफिक से मुराद है कि कोई भी बायर जो किसी और वेबसाइट पे है, गूगल पे है, फेसबुक पे है, कहीं भी और है, उसको आप लेकर आते हैं Amazon पर। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आप कंपटीशन से दूर चले जाते हैं। दूर जाने से मुराद ये है कि जो Amazon पर कंपटीशन है कि इतने सारे लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कीवर्ड्स सारे सेम कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आते हैं तो आप उस कंपटीशन से काफी हद तक दूर चले जाते हैं, आपके लिए काम आसान हो जाता है। Amazon देखता है कि ये बंदा तो बाहर से ट्रैफिक Amazon पर लेके आ रहा है, यानी इसका ये जो बायर है ये इसके पास किसी और प्लेटफॉर्म पे आया, लेकिन इसने उसको लिंक दिया कि नहीं तुम मेरी प्रोडक्ट Amazon से आके बाय करो, तो Amazon इस पे आपको वेटेज देता है। आप बहुत ज्यादा जो कंपटीशन है उससे बच जाते हैं। अगली चीज आपके पास आ जाती है, आप ज्यादा सेल्स अपने पास लेके आ सकते हैं। जाहिर है Amazon पे एक बंदा आके टाइप कर रहा है एक चीज और वो आके बाय करके जा रहा है, एक बंदा गूगल पे आके लिखता है, एक बंदा फेसबुक पे आके ढूंढता है, लिंक्डइन पे ढूंढता है, इंस्टाग्राम पे आके ढूंढता है और वहां से आ जाता है। अब वो Amazon का बायर नहीं है, वो एक्सटर्नल बायर है, लेकिन वहां पे आ रहा है तो आपकी सेल्स बूस्ट हो रही है ना। आप बाहर की ट्रैफिक, बाहर की सेल्स भी लेके आ रहे हैं अपने पास। एक और इसका जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है ब्रांड अवेयरनेस का, कि आपका ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि ये हम जो बात कर रहे हैं प्राइवेट टेबल की, ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं, जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने की बात करते हैं, तो आपका ब्रांड Amazon महदूद नहीं रहा। अगर आप Amazon पर बेच रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट सिर्फ Amazon तक ही है, तो आपके पास आपका जो बायर है सिर्फ उन लोगों को आपकी प्रोडक्ट का पता
पता है, आपके ब्रांड का पता है जो Amazon पे है। अब जो लोग Amazon पर नहीं है उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, ज्यादा लोग आपको जानना शुरू होते हैं। कि सादा सा एग्जांपल है, कितनी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं पाकिस्तान में कि जिनको आप जानते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस प्रोडक्ट का ताल्लुक किस एक खास प्लेटफॉर्म से, ये कहां से प्रोडक्ट चली थी, कहां से फेमस हुई थी। यानी ऐसी प्रोडक्ट आप जानने लगे, आपके दिमाग में आ गई, इतनी फेमस होगी कि आपको अब ये भी नहीं पता रहा कि वो पहली दफा किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक में आए। तो ये बेनिफिट होता है कि हमारी हर तरफ ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है। गूगल पे भी लोगों को पता होता है, फेसबुक पे भी लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा, अगर हमने इस फील्ड में, इस प्रोडक्ट में जाना है तो इसमें ये एक ब्रांड नेम। आप किसी भी मोबाइल कंपनी का अपने माइंड में रख लें, आपके पास जो भी मोबाइल है, अब ये मोबाइल आपने कहां से देखा? ऐसा तो नहीं है कि सब लोग Amazon पे गए और सब लोगों को Amazon पर पता चला कि जी ये मोबाइल होता है। कोई भी कंपनी है मोबाइल। अगली चीज आ जाती है, इंटरनली एक कंपटीशन होता है, आप उससे भी बच जाते हैं। Amazon का एक एल्गोरिदम हम बोलते हैं सिस्टम को, बैकएंड सिस्टम। Amazon पे बैकएंड पे लोग नहीं बैठे हुए कि जी अच्छा इस बंदे ने इतने कीवर्ड्स पे इतनी पीपीसी चलाई है, इसको रैंक कर दो। एक बंदा बैठा वो कहता है चलें जी अभी इसको रैंक कर दें, अब इसको डाउन कर दें, इसको कर दें। ये सारा सिस्टम बना हुआ सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ रोबोटिक सिस्टम, इसमें मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ ऑटोमेशन पे लगा हुआ है, सिस्टमैटिकली हो रहा है सारा। तो सिस्टम ये देखता है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही है, तो इसमें आपके पास ये चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं कि जी मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। सिस्टम है, फिर भी गलती हो सकती है, लेकिन चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो लोग बार बार अपने सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, चीजों को बेहतर करते रहते हैं। तो आपको पता है कि जब मैं एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आऊंगा, Amazon का एल्गोरिदम देखेगा, तो इंटरनली जो एक कंपटीशन है ना, जो Amazon के बैकएंड सिस्टम में है, कि एक ही कीवर्ड पे अगर 10 लोग पीपीसी चला रहे हैं और सबके बराबर पैसे हैं या थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, तो उसने किसको रैंक करना है, किसको डी रैंक करना है, किसको पहले पेज पे रखना है, किसको 5वें पे रखना है। तो ये इंटरनल एक कंपटीशन होता है, इससे आप बचना। तो आप लोगों ने खुद भी जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या जब आप क्लाइंट के लिए आप एज अ वीए सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि हमने इंटरनल ट्रैफिक पे जरूर काम करना। वो हम अगली वीडियो में जाके कर लेंगे ना कि हमने किस किस तरीके से काम करना है, लेकिन आपने एक्सटर्नल ट्रैफिक जरूर लेके आनी है ताकि आपको बेनिफिट हो, आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो, आपका कंपटीशन भी कम हो, आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी हो। फिर इसमें एक और क्या होता है कि Amazon आपका BSR पे हम बात कर चुके हैं, बेस्ट सेलर रैंक पे आपका BSR इंप्रूव होता है, आपकी रैंकिंग बेहतर होती है। और फिर इसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज भी होती हैं कि Amazon आपको रिवार्ड करता है। Amazon कहता है कि जी ठीक है आप एक्सटर्नल लेके आए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलें जी मेरी फीस 17% है, मैं आपसे 13% ले लेता हूं। Amazon कोई ना कोई रिवार्ड आपको टाइम बाय टाइम दे सकता है, जी एक्सटर्नल ट्रैफिक ठीक है मैं आपको इतना बेनिफिट दे दूं। ओवरऑल तो बेनिफिट दे ही रहा है, रैंकिंग में दे रहा है, कंपटीशन में दे रहा है, लेकिन अलग से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे सकते हैं Amazon कि जी अगर आप इतना एक्सटर्नल बिजनेस लेके आए कि मैं आपको इतनी अपनी फी में डिस्काउंट करूं। तो ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए हम ये सारे बेनिफिट्स कैसे लेंगे? ज़ाहिर है एक्सटर्नल ट्रैफिक होगी तो लेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इसको किसी भी सूरत मिस नहीं कर सकते। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बेनिफिट्स के ऊपर, एक्सटर्नल ट्रैफिक के बेनिफिट्स के ऊपर, कि उसके फायदे क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, किस किस तरीके से हम एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो उसमें सबसे कॉमन है फेसबुक एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट ब्लॉग्स। फिर हम बात कर लेते हैं ईमेल्स की लिस्ट की, कि लोग ईमेल्स की लिस्ट लेके वहां से करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया में अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक आ जाता है, फेसबुक एड्स के थ्रू आप कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये होती है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को, इन्फ्लुएंसर का मतलब कि जो बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता हो पब्लिक को, पब्लिक उसकी बात मानती हो, उसकी बात सुनती हो, कोई भी फेमस आदमी, वो आपकी प्रोडक्ट को ओपन करता है, आप उसे भिजवाते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास नई प्रोडक्ट है, मैं ओपन करके देखता हूँ क्या है, उसके बेनिफिट्स बताता है। या कोई भी और ऐसी प्रोडक्ट है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ है, तो वो उसके बेनिफिट्स बताता है अपने वीडियो के अंदर। तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा अगर ये बंदा कह रहा है तो जरूर इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, इसमें जरूर कुछ फायदे की चीज होगी, ये जरूर बाकियों से मुख्तलिफ होगी। अब इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये जरा ज्यादा यूज होते हैं, इसमें फेसबुक भी यूज होता है। अच्छा, टिकटॉक के लिए ना हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्ट पाई जाती है, हम लोग हमारे माइंड में ये आता है कि शायद टिकटॉक ये तो सिर्फ गलत चीजों के लिए है। गलत चीजों के लिए इसलिए है कि हमने इसको गलत चीजों के लिए बना लिया। ये प्लेटफॉर्म तो इस काम के लिए नहीं आता जिस काम के लिए हमने इसको यूज करना शुरू कर दिया। अगर आप अमेरिका या यूके में देखें तो वहाँ टिकटॉक बड़ी अथेंटिक ऐप, लोग उस पे वीडियोस बनाते हैं, करते हैं और बड़ा उस पे अच्छा कंटेंट होता है। अगर हम लोग फेसबुक का गलत इस्तेमाल शुरू कर दें तो फेसबुक गलत हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होता। तो इसलिए कोई भी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो। तो टिकटॉक पे भी आप लोग इन्फ्लुएंसर्स देख सकते हैं। जाहिर बात है हम जब प्राइवेट लेवल
ग्लोबल की बात करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया उन मुल्कों में है, तो हम वहाँ के टिकटॉकर ढूंढते हैं, यहाँ के नहीं ढूंढ लेने टिकटॉकर। यहाँ के टिकटॉकर्स का हमें वहाँ पे बेनिफिट कोई नहीं होने वाला, तो हमने वहाँ के टिकटॉकर्स ढूंढने हैं या इंस्टाग्राम पे जो भी फेमस हैं, जिनके पेजेस पे देखते हैं कि अच्छे फॉलोवर्स हैं, उनसे हम कॉन्टेक्ट करके वो हमसे चार्ज करते हैं और चार्ज करके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। प्रोडक्ट की मार्केटिंग जब करते हैं तो हमारे पास ट्रैफिक आती है। अच्छा, फेसबुक पे जब हम करते हैं तो फेसबुक पे थोड़ा सा हम हटके करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो वो इंस्टा और टिकटॉक पे ज्यादा है, फेसबुक पे भी है, लेकिन फेसबुक पे हम ज्यादा फोकस करते हैं एड्स चलाने के ऊपर। जिस तरह हमने अमेज़न पे पीपीसी सीखी है, इस तरह फेसबुक एड्स होते हैं, स्पॉन्सर एड। आप में से हर एक के साथ हुआ होगा कि आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कई ऐसे पेजेस हैं जो आपने लाइक नहीं किए लेकिन आपके सामने आ रहे हैं, उनके साथ छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। वो आपके सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एड चलाया हुआ है कि मेरी प्रोडक्ट या मेरा पेज ज्यादा लोगों के सामने शो होना चाहिए। तो जितने ज्यादा लोगों के सामने शो होगा, चांसेस होंगे कि उनमें से लोग क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद भी सारे बाय नहीं करेंगे, ये हम सारा पीपीसी में सीख चुके हैं कि क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन कितनी आती है, ये सारी चीजें अलग है। लेकिन हमने लोगों तक पहुंचने के लिए एक मीडियम को यूज करना है और उसमें सबसे बेस्ट मीडियम सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, उसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम सारी चीजों की बात कर रहे हैं। एक और चीज एक्सटर्नल ट्रैफिक के अंदर आप गूगल से भी लेके आ सकते हैं, वो भी एड्स ही हैं, गूगल एड्स चला के। कि कोई बंदा गूगल पे आके अगर लिखता है माइक, तो मेरी प्रोडक्ट, मेरा ब्रांड सामने आना चाहिए, और वो अमेज़न के जरिए भी आ सकते हैं, आपकी अपनी वेबसाइट के थ्रू भी आ सकते हैं। एक तो है कि आप अमेज़न के थ्रू गूगल पे उसको रैंक करें, यानी अमेज़न की डायरेक्ट लिस्टिंग, अमेज़न लिखा और साथ आपका ब्रांड नेम आ रहा हो। एक है कि आप उसको रैंक करें अपनी प्राइवेट वेबसाइट के थ्रू। अपनी वेबसाइट भी बनाई होगी आपने, आप अपने क्लाइंट को कहेंगे कि वो बना ले, तो बनाने से मुराद ये है कि आप उसको बनवा के देंगे, आपका काम नहीं है बनाना, ये डेवलपर का काम, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं उन लोगों का काम होता है, वेब डेवलपर जो लोग होते हैं उनका काम होता है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम ऐसा भी ये होगा कि अच्छा वेब डेवलपर ढूंढना और अच्छी वेबसाइट तैयार करवा के दे देना। इसी तरह मल्टीपल रास्ते हैं हमारे पास एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए, जो कि हम सारे इस्तेमाल करके अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से रैंक कर सकते हैं।